नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे, दो मुखर चेहरे, दोनों महिलाएं, दोनों साध्वियां, दोनों हिंदुत्व की फायर ब्रांड प्रवक्ता, दोनों राजनीति के शिखर पर देश की संसद तक पहुंची। लेकिन आज की तारीख में वे सियासी मैदान से, खास तौर से चुनावी सियासी मैदान से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। राजनीति के बियाबान में जाती हुई ये दो नेता हैं, उमा भारती और प्रज्ञा सिंह ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो पहली सूची जारी की है, उसमें दोनों के ही नाम नहीं है। उमा भारती पिछली बार सांसद नहीं थी। 2019 में उन्होंने घोषणा कर दी थी वे चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट कट गया है। इन दोनों के सियासी सफर पर क्रमशः बात करते हैं। पहले बात करते हैं उमा भारती की। उमा भारती बचपन में हिंदुत्व की प्रवचनकार बनकर उभरी थी। बहुत कम उम्र से उन्होंने कथा वाचन शुरू कर दिया था और उसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आई और राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया 1984 में। पहला चुनाव लड़ा खजुराहो से, लेकिन वो चुनाव हार गई। अगला चुनाव लोकसभा का लड़ा 1989 का। उसके बाद से वे लगातार चुनाव जीतती रही। खजुराहो से सांसद रहने का उनका कार्यकाल 1989, 1991, 1996, 1999, वे लगातार 4 लोकसभा चुनाव वहां से जीते। बाद में वे एक बार भोपाल से भी सांसद रही। इस बीच में जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसमें भी उमा भारती शामिल थी। उस वक्त की उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी, जिसमें वे मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर चढ़ी हुई हैं, जबकि उस विभाजित ढांचे का विध्वंस चल रहा था। बढ़ते हुए कदम उमा भारती के देखकर पार्टी ने उनको मध्य प्रदेश की कमान सौंपी 2003 में। दिग्विजय सिंह की सरकार लगातार 10 साल से मध्य प्रदेश में काबिज थी, लेकिन उमा भारती ने अपने तूफानी अभियान के बाद कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश से बेदखल कर दिया। प्रचंड जीत के साथ पार्टी चुनाव जीती और उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन चंद महीने बाद भी 2004 में हुबली में एक कानूनी मुकदमे में, एक अदालती मुकदमे में उनका नाम शामिल था। उसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर लौटकर वे मध्य प्रदेश की राजनीति में दोबारा नहीं आ पाई। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 2004 में उनका एक विवाद हुआ, जिसमें वे पार्टी की बैठक में तब के बड़े दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ कैमरे के सामने सीधे तकरार करती देखी गई। इस तकरार के कारण उमा भारती को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। तब उमा भारती ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, भारतीय जनशक्ति पार्टी। अगला विधानसभा चुनाव उन्होंने अपनी पार्टी के बैनर पर लड़वाया मध्य प्रदेश में, लेकिन उनकी पार्टी को ज्यादा सफलता नहीं मिली। उन्होंने उस बैनर पर, अपनी पार्टी के बैनर पर, राम रोटी पदयात्रा भी निकाली थी, छतरपुर से लेकर अयोध्या तक। बाद में वे 2011 में बीजेपी में वापस आ गई और फिर 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने झांसी संसदीय सीट से लड़ा। वे चुनाव जीती। पहले वे अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुकी थी, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनी। गंगा की सफाई का अभियान उन्होंने अपने कंधों पर लिया, संकल्प लिया कि अगर गंगा को साफ नहीं कर सकी तो जल समाधि ले लूंगी। वो सारी बातें उनकी जुमला ही साबित हुई। एक दिलचस्प मोड़ आया 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वे एक बार उत्तर प्रदेश में महोबा की चरखारी सीट से बीजेपी की विधायक भी चुनी गई, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए। मध्य प्रदेश से वे विधायक और सांसद रहती थी, लेकिन वे उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय राजनीति में शामिल हुई और विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंची। 2019 का लोकसभा चुनाव जब आया तो उमा भारती ने पहले से यह घोषणा कर दी कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। वे 5 साल के लिए चुनावी राजनीति से दूर हो रही हैं।
जब 2023 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, तब वे दोबारा चुनावी राजनीति में शामिल होने का शंखनाद कर रही थी। आपको उनका एक वीडियो सुनवाते हैं, दिखाते हैं, जिसमें वे सागर में एक आम सभा में कह रही थी कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता चुनाव लड़ने से। आइए उनका ये बयान सुन लीजिए। खुद केंद्रीय मंत्री रही हूँ 5 साल मोदी जी के साथ, फिर मैंने ही कहा कि मुझे 5 साल चुनाव नहीं लड़ना और मैं 24 का चुनाव लड़ूंगी, लड़के रहूंगी 24 का चुनाव। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं बागी होकर के, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं? अगर वो राकेश के वोट कम कर देंगे तो इसका लाभ किसको मिलने वाला है? आतंकी सामंती आतंक को इसका लाभ मिलने वाला है। वो आतंकी की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। ये लोग वोट काटने के लिए खड़े हैं, ये कोई जो लोग खड़े हैं जीतने वाले नहीं है। तो इस बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि 2024 का लोकसभा जब चुनाव आएगा, जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उमा भारती को पार्टी किसी न किसी सीट से प्रत्याशी बना सकती है। उमा भारती की 3 सीटों पर दावेदारी हमेशा से रही। खजुराहो से वे सांसद रही, भोपाल से सांसद रही और झांसी से सांसद रही। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की 195 प्रत्याशियों की, तो उमा भारती का नाम इस सूची में कहीं नहीं था। उन तीनों सीटों पर जहां से उनकी दावेदारी रही है, खजुराहो, भोपाल और झांसी, तीनों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त, वे प्रत्याशी घोषित हुए हैं। भोपाल से आलोक शर्मा और झांसी से अनुराग शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो गए। यानी जिन सीटों पर उमा भारती का दावा था, वे सीटें अब घिर चुकी हैं। इससे ऐसा लगता है कि शायद उमा भारती को पार्टी इस बार टिकट देने नहीं जा रही। अब देखना यह होगा कि उमा भारती का खुद का जो कॉल था कि मुझे चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, वो कब और कैसे पूरा होगा। पिछले पूरे 5 साल मध्य प्रदेश में वे शराबबंदी को लेकर शिवराज सिंह की सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रही थी। शराब की दुकानों पर उन्होंने पत्थर फेंके, आंदोलन किया, धरना दिया। इन सारी सक्रियताओं के बावजूद पार्टी ने उन्हें अपनी पहली सूची में टिकट नहीं दिया है। एक और मजेदार बात है, उमा भारती पिछले दिनों कह रही थी, जब उन्होंने कहा था कि 2024 का चुनाव लड़ेंगी, तब उन्होंने एक संकेत और दिया था कि वे 2 राज्यों से तो चुनी जा चुकी हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। उन्होंने कहा था हो सकता है इस बार मैं किसी तीसरे राज्य से चुनाव लड़ने जाऊं, लेकिन फिलहाल पार्टी ने उन्हें कहीं से कोई टिकट नहीं दिया है। आइए अब बात करते हैं दूसरी साध्वी की, हिंदुत्व का चेहरा प्रज्ञा सिंह ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर भिंड जिले की लाहार तहसील से आती हैं। वहां से वो पैदा होकर पली बढ़ी और छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय कार्यकर्ता थी। उसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गई, लेकिन उनका नाम देश और दुनिया के सामने सबसे बड़े तौर पर आया मालेगांव बम विस्फोट में आरोपी के रूप में। आपको याद होगा 2008 में मालेगांव में बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी और 28 लोग घायल हुए थे। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने जब उसकी जांच की तो उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर की संलिप्तता पाई गई। उन्हें इसका आरोपी बनाया गया। विधिवत उनकी गिरफ्तारी हुई, वे जेल गई। बाद में वे जमानत पर छूटकर बाहर आई। आज भी वे मालेगांव बम विस्फोट कांड में आरोपी हैं और जमानत पर हैं। इस जमानत के दौरान ही 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भोपाल संसदीय सीट से प्रत्याशी बना दिया। यहां से वे चुनाव लड़ी और कांग्रेस के दिग्गज 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को भोपाल में उन्होंने चुनाव हरा दिया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादों से नाता फिर भी खत्म नहीं हुआ। वे अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में बनी रही। एक मौके पर उन्होंने ATS चीफ, महाराष्ट्र के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ रहे हेमंत करकरे को श्राप देने की बात कही। प्रज्ञा सिंह का कहना यह था कि जब वे गिरफ्तार की गई थी तो हेमंत करकरे ने उन पर बहुत जुल्म ढाए थे, उन्हें टॉर्चर किया था पुलिसिया पूछताछ के दौरान।
इसलिए उन्होंने श्राप दिया था। उनके श्राप के चलते ही हेमंत करकरे की मृत्यु हुई है। आप सब जानते हैं हेमंत करकरे शहीद हुए थे। जब मुंबई पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तो उस हमले में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए हेमंत करकरे की शहादत हुई थी। उन हेमंत करकरे को प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने श्राप दिया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दूसरा बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की प्रशंसा में था। उन्होंने कहा था कि नाथूराम गॉडसे तो देशभक्त था, लेकिन जब बहुत बवाल हुआ उनके इस बयान पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए कहा कि वे इस बयान के लिए, जिसमें वे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बता रही हैं, दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद बनी रही, उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया। सिर्फ इतनी सी कार्यवाही हुई कि प्रज्ञा सिंह सांसद के नाते, जो एक संसदीय समिति थी, रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति, उसकी वे सदस्य थी, उस समिति से उन्हें हटा दिया गया। लेकिन वे पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे 2-3-4 कतार पीछे संसद में बैठती रही। अब उनका टिकट कट गया है भोपाल से। फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगती कि भोपाल के अलावा किसी सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर टिकट घोषित हो गए हैं। जो सीटें बची भी हैं वहां से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। प्रज्ञा ठाकुर का विवादों का सिलसिला टिकट कटने के बाद भी थमा नहीं है। टिकट कटने के बाद उन्होंने अपने ऊपर विवादित बयान देने वाली होने का आरोप लगाने के लिए, उनकी छवि ऐसी बनाने के लिए, विवादित बयान, विवादित नेता, इसके लिए उन्होंने मीडिया के सर पर ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से, जो पत्रकार उनसे बातचीत करने गए थे, हाथ जोड़कर कह दिया है कि मुझे माफ करो, अब मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगी। आप लोगों ने मुझे बेवजह विवादित बयानों वाली नेता बना दिया है। आइए सुनते हैं वे क्या कह रही हैं। वे ये भी कह रही हैं कि अब वे आइंदा अपना खुद का मीडिया बनाएंगी, उनका अपना मीडिया होगा, उन्हें जो कहना होगा वे अपने मीडिया के जरिए कहेंगी। देखिए बयान क्या कह रही हैं। मीडिया से मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि हम जो बोलते हैं आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के जो भी दिखाते हो, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल भी ना पहले ना आज ना करती हूँ इस प्रकार का काम, और ना पसंद करती हूँ। इसलिए मीडिया के बाद, मीडिया से आज के बाद मैं कोई भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो देखिए कभी नहीं चलाया ऐसा। जो आपने बोला है वही चलाया। अब अगर कोई अगर गलाता है तो फिर उसमें सब किसको कहने जाओ। मुझे एक ही बात लगती है कि अब हम मीडिया चैनल। अच्छा, वो एक छोटा सा बता दिए, वो जो एक चला रहे हैं कि आपने बोला है कि मैं शायद मोदी जी ने मुझे माफ नहीं कर पाए, मोदी जी मुझे ये मैंने जो वीडियो दिया है वो हमारे फेसबुक पर डाला है, ओरिजिनल वीडियो मैंने डाल दिया है, और इसलिए डाला है कि आप लोग हमारे प्रपंच से हमें बदनाम करके, हमें बदनाम करके आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। जितनी टीआरपी आपको बटोरनी थी राजनीतिक हमारे 5 वर्षों में आपने कमा लिया। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मीडिया में। हमारा मीडिया खुद का रहेगा, हम उस पर करेंगे, फिर जिसको जो लेना है लो, नहीं लेना बिल्कुल। हम प्रचारित होने का शौक रखते ही नहीं हैं, और आप लोगों ने भरपूर किया अपना विवादित बयान कुछ नहीं है विवादित। कल भी मैंने दिया, कोई मैटर नहीं था, उसके बावजूद भी कह दिया भड़की प्रज्ञा। तो ये कोई बात हुई? हम तो आज ही आए ना, थोड़ा मैं मीडिया को से ना बनी हूँ, ना मीडिया मुझे बिगाड़ सकता है। मैं अपने सिद्धांतों पर चलती हूँ, सन्यासी हूँ, और इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जो है, जो सत्य है, मैं वही हूँ। वो कल जो वीडियो चल रहा है वो गलत है, मतलब आपका कहना है जो है ना वीडियो जो है। ऐसा है क्या कि नाराज तो नहीं? आपने बोला था कि ऐसा नाराज एक श्लोकार्थ आप लोग निकालते रहना। सुख दुखे समे कृत्वा, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवम पापम बाप ससी। इसलिए अब आप लोग अर्थ निकालते रहना, मैंने तो कह दिया। थैंक यू। तो आपने सुना कि प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादित बयानों के लिए मीडिया के सिर पर ठीकरा फोड़ रही हैं। मानो मीडिया के कहने से उन्होंने हेमंत करकरे को शराब दिया था, मानो मीडिया के कहने से
उन्होंने गांधी की निंदा की थी और गॉडसे की प्रशंसा की थी। इसके बाद जो ताजा विवाद उनके बयानों से सामने आया है वो है बीजेपी के ही एक एमएलए को लेकर उनकी बयानबाजी। आज उन्होंने बीजेपी के एमएलए सुदेश राय, जो सीहोर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, विधायक हैं, उनकी खुद की पार्टी के विधायक हैं, उनको लेकर यह बयान दिया है कि सुदेश राय अवैध शराब का कारोबार करते हैं, इसलिए उन्हें शर्म आती, उनकी पार्टी का विधायक अवैध शराब का ठेका चला रहा है, वो भी एक स्कूल के सामने। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर अपने संसदीय कोष से जिस गांव को उन्होंने गोद लिया है, वहां किसी काम से गई थी, उद्घाटन करने, किसी निर्माण कार्य का, किसी योजना का। वहां स्कूली बच्चियों ने उनसे शिकायत की कि उनके स्कूल के सामने शराब का अवैध ठेका चलता है। प्रज्ञा ठाकुर का कहना यह है कि जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि वह अवैध शराब का ठेका बीजेपी के विधायक सुदेश राय का है। बाकायदा कैमरे के सामने आकर प्रज्ञा ठाकुर ने अपने विधायक की आलोचना की और कहा कि उन्हें शर्म आ रही है कि उनकी पार्टी का विधायक शराब का अवैध कारोबार करता है। फिलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपना टिकट कटने पर सिर्फ इतना कह पाई हैं कि हो सकता है उनके कुछ शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद न आए हो। साथ में उन्होंने यह दावा भी किया है कि न तो उन्होंने 2019 में लोकसभा का टिकट मांगा था और न अब मांग रही हैं, न मांगेगी। फिलहाल ये दोनों राजनेता भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति से हाशिए पर जाती दिखाई दे रही हैं। शायद यही वजह है दोनों को टिकट न मिलना। बड़ी वजह है कि दोनों ने आज की तारीख तक अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अपने प्रोफाइल्स पर, अपने बायो में मोदी का परिवार नहीं लिखा है। आइए आपको स्क्रीन पर उनके ट्विटर हैंडल, उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर के ट्विटर हैंडल दिखाते हैं जिसमें मोदी का परिवार नहीं लिखा है। हो सकता है इसके जरिए वे ये कह रही हो कि वे मोदी के परिवार में शामिल नहीं है। देखना होगा आने वाले दिनों में बीजेपी की जो बाकी सूचियां आने वाली हैं उनमें इन दोनों नेताओं के नाम किसी सीट से शामिल होते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आखिर में एक अपील कि अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।